कम आज अक्टूबर नवंबर 2022 का P2 वेरिएंट 2 कोड 4024 कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें पार्ट ए में कह रहे हैं हाला ट्रेवल्स फ्रॉम लंदन टू मार्सिली बाय ट्रेन, शी मस्ट चेंज ट्रेन इन पेरिस, द जर्नी फ्रॉम लंदन टू पेरिस टेक्स 2 hours 28 minutes, द जर्नी फ्रॉम पेरिस टू मार्सिली टेक्स 3 hours 30 minutes. Local time in Marseille and Paris is 1 hour ahead of local time in London. Complete the timetable for Hala's journey. तो लंदन डिपार्ट हमने बताना है, पेरिस अराइव 1650 है, तो 1 घंटा वो आगे है, तो आपने 1 घंटा इसको पीछे लिख देना है 1550। तो इसमें आप 1550 में से माइनस कर लें 2 hours और 28 मिनट्स। चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर एक छोटा सा बटन है, वो डिग्रीज बनी होती हैं, कॉमर्स बने होते हैं, तो उससे ये बड़ी आसानी से हो जाता है। ये मैं अभी आपको साइड पे बना के भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका 1322 इसका आंसर आ गया, ये आप उसमें लिख लें। ये मैं साइड पे बना रहा हूँ, इस तरह का एक बटन बना होता है, इस पर डिग्री 0 सा लिखा होता है, छोटे छोटे कॉमर्स लिखे होते हैं। अच्छा, फिर पेरिस डिपार्ट 1931 है, मार्सिली अराइव, तो इसमें भी आप 1931 उसी बटन को यूज़ करके प्लस इसमें कर लें 3 hours 30 minutes, जो उसे बताइए ऊपर, जर्नी फ्रॉम पेरिस टू मार्सिली टेक्स 3 hours 30 minutes, तो ये आपका 2301 आ जाएगा। ये पहला पार्ट इसका हो गया। Work out how long Hala waits in Paris before train to Marseille departs. तो 1931 minus 1650, तो ये उसका वेट है। पेरिस अराइव और पेरिस डिपार्ट, तो इसका डिफरेंस जो है वो उसका वेट होगा। ये भी इसी कैलकुलेटर के बटन से आप आसानी से फ़ौरन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 hours 41 minutes. Exchange rate between dollar and pound is $1 equals 0.75 pound. Exchange rate between dollar and euro is $1 equals R euros. Hala changes 250 pound into euros. She receives 290 pound. Calculate the value of R. तो 0.75 पाउंड जो हैं वो इक्वल्स टू R यूरोज़ हो गए। तो आपका 1 पाउंड कितना होगा, R डिवाइडेड बाई 0.75। तो अब आपने कैलकुलेट करना है 250 उसने चेंज किए हैं यूरोस, तो 250 पाउंड इक्वल्स आप लिखें 250 डिवाइड बाई 0.75 R। तो इससे आपका ये आ जाएगा, शी रिसीव 290, तो 290 जो है वो इसके इक्वल कर लें और मल्टीप्लाई करें 0.75 से और डिवाइड बाई 250, और दैट इज़ इक्वल टू R। इस तरह आपकी R की वैल्यू आ जाती है 0.87। C1 में कह रहे जोसेफ बुक्स हॉलीडे फॉर 3 people, द हॉलीडे कॉस्ट $420 per person. Joseph pays a deposit of 20% of the total cost of the holiday. Calculate the amount Joseph pays as deposit. तो 420 इंटू 3 कर लें, 3 लोगों के लिए उसने किया था, तो $1260 हो गए। अब 20% ऑफ 1260 आप कैलकुलेट कर लें, तो 252। Second part में Joseph pays a total of $85.68 for airport parking for 8 days. The price includes a reduction of 15% of the full price for booking early. Calculate the full price for airport parking for 1 day. तो रिडक्शन है 15% की, तो 100 में से 15 को कर लें आप माइनस, तो 85% हो गया। तो इसको लिखें 85% ऑफ x इक्वल्स 85.68। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लें, तो 100.8 फॉर 8 days। अब 1 डे के लिए क्या होगा,
तो 100.8 डिवाइड बाई 8, $12.6. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2A. Marco grows two type of tomato plants, type A and type B. He counts the number of tomatoes growing on each tomato plant. Result of type A plant are shown in the table. Calculate the mean number of tomatoes per plant. तो मीन तो आपको पता है, जब टेबल दिया हो तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ. तो 5 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 18 plus 7 into 19 and so on, divided by 5 plus 2 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1. इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 18.9. फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेंज. तो रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट आपकी 22 है और लोवेस्ट आपकी है 17. तो ये सिंपली लो आपकी रेंज आ गई, विच इज़ 5. 1 मार्क का ये क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट में मीन नंबर ऑफ टोमेटोज पर प्लांट फॉर टाइप बी प्लांट इज 17.1 एंड द रेंज इज 8. मेक टू स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग द नंबर ऑफ टोमेटोज ग्रोइंग ऑन टाइप ए एंड टाइप बी. तो पहली तो ये आप लिखें कि मीन ऑफ बी इक्वल्स 17.1 एंड मीन ऑफ ए इक्वल्स, ये उसने दी हुई है 18.9. तो type A has more tomatoes because its mean is high. अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आप इसका क्या पिक करेंगे कि रेंज की बात कर लें. रेंज ऑफ टाइप बी इक्वल्स 8 एंड रेंज ऑफ टाइप ए इक्वल्स 5. तो जिसकी रेंज कम होती है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है. तो आप लिख लें कि नंबर ऑफ टोमेटोज़ of type A is more consistent because its range is less. Part B में Marco also grows strawberries. He records the masses and grams of 120 of his strawberries. The frequency table shows the result. अच्छा, draw a cumulative frequency diagram to represent these results. तो आप इसका पहले एक टेबल बना लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का. सारी फ्रीक्वेंसीज़ को एडअप किया जाता है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो पहली तो 15 ही लिखेंगे हम, दूसरी 38 प्लस 15 कर लेंगे, फिर 45 प्लस 53 करेंगे, फिर 17 प्लस 98 करेंगे, फिर 5 प्लस 115 करेंगे. तो ये आपका कम्युलेटिव ग्राफ बन गया. अब डेफिनेटली ये इसको प्लॉट करवाएगा तो 5 से 10 में 15 है. तो आपने 10 देखना है ग्राफ के ऊपर, और उससे पहले आप ये देख लें कि हर डिजिट जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट्स को. इट्स स्मॉल बॉक्स जो है ग्राफ का, तो ये आपने देखना है कितना है. तो ये बन रहा है 0 से 10 में आप वाई एक्सिस पे देखें. अच्छा, एक्स एक्सिस पे आप देखें तो ये हर 2 ब्लॉक के बाद 1, फिर हर दूसरे ब्लॉक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह ये चल रहा है. तो आपने अब 10 जो है वो 15 पे जा रहा है. तो ये वाई एक्सिस पे देख लें आप 2, 4, 6, 8, 10, हर छोटा ब्लॉक 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे आ गया. फिर 10 से 15 वाला जो है 15 को आपने देखना है और उस पर 53 पे वाई एक्सिस पे आपने जाना है. तो ये आपने 53 कर लिया. ये रेड डॉट छोटे छोटे से डॉट हैं, और इसी तरह अगला, फिर उससे अगला, तो ये फिर लास्ट. इनको आप ज्वाइन कर लें तो आपका एक कर्व बन जाएगा. Marco uses strawberries a mass greater than 21 grams to make jam. Use your diagram to find an estimate for the percentage of strawberries he uses to make jam.
तो 21 आप एक्स एक्सिस पे देखें कहाँ बन रहा है। ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये 21 मैंने लिख भी दिया। यहाँ से आप ग्राफ की तरफ जाएं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे ये रीड कर लें। तो ये 102, ये छोटा छोटा सा ब्लू में लिख भी रहा हूँ। तो 120 माइनस 102 करना है आपने पहले। तो ये आपके पास 18 आ गया, इसकी परसेंटेज बतानी है। तो 18/120 टाइम्स 100, तो 15% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्यूबॉइड हैज़ हाइट h सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बेस ऑफ x सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय दिस। तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट है, तो 60 इक्वल्स बेस एरिया x इंटू एक्स स्क्वायर, हाइट h लिख लें। तो सरफेस एरिया जो है वो नीचे इसका बॉक्स का नीचे एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर भी है टॉप पे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब इसकी जो साइड बॉडी है वो x इंटू एच है और ये 4 साइड्स हैं, तो 4xh कर लें। ये इसका सरफेस एरिया है। तो इस पहले वाले में से h को सब्जेक्ट कर लें, h इक्वल 60 और एक्स स्क्वायर, और ये अब आप उसमें h की जगह ये आपने लिखना होगा 60 और एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये शो हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 240 और x। बी पार्ट में वो कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल फॉर दिस। अब इसमें x की जगह 5 लिखें और इसको सॉल्व करें। आ गया। फिर x की जगह 6 लिखें, सॉल्व करें, 112 आ गया। अब फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। उससे पहले आप ये ग्राफ स्केच कर लें। ये तो वाई एक्सिस पे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं ये 4 को शो कर रहे हैं। तो 4, 8, 12, फिर 16, फिर 4, 20, इस तरह चलना है। और एक्स एक्सिस पे हर छोटा बॉक्स जो है वो 0.1 को शो कर रहा है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट बनता है x में 1 है और y एक्सिस पे 242 है। तो x पे 1 है और 242, तो ये ऊपर बिल्कुल आप चले जाएं 1 से और वहाँ पे मार्क लगा लें। ये मैंने ब्लू से लगा दिया 242, क्योंकि एक छोटा ब्लॉक 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बीच में आएगा ये। इसी तरह फिर आपका नेक्स्ट आ गया 2 पे जो है वो 128, ये दूसरा ब्लू। इसी तरह फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला, ये आ गया। अब इनको आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लें, तो ये ग्राफ बन गया। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो मिनिमम होगा जहाँ पे ये कर्व डिप कर रहा है, तो इसका टेंजेंट सा बना लें और वाई एक्सिस की रीडिंग ले लें। तो ये 80 से ऊपर इसको छोटे ब्लॉक्स 4 यूनिट्स काउंट करें, तो ये बन जाती है आपकी 92। फिर अच्छा नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि द क्यूबॉइड हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ 120 centimeter square. The height of cuboid is greater than the length of the edge of its base. Find the dimension of the cuboid. तो सरफेस एरिया 120 है, तो 120 से आपने देखना है कितना x वैल्यू आता है। तो यहाँ ग्राफ पे यहाँ नीचे आ जाए, तो ये आता है 2.2। अब ये x की वैल्यू है 2.2, तो x क्योंकि बेस पे 2 थे, x इंटू एक्स, तो ये 2.2 बाई 2.2 आ गया। अब इसको आपने हाइट लेनी है इसकी, तो आपने x की जगह h की जगह ये जो फार्मूला हमने h को सब्जेक्ट किया था उसमें x की ये 2.2 वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपकी
वॉल्यूम में हाइट आ जाएगी 12.4। क्वेश्चन नंबर 4A में यूनिवर्सल सेट है 10 से 40 तक, तो ये लिख दिया। x जो मल्टीपल ऑफ 6 है, तो इसमें 6 का टेबल ही आपने लिखना है, मगर 10 से ऊपर रहना है आपने। तो 12, 18, 24 और 36 तक। फिर स्क्वायर नंबर हैं, तो आपने 12 से 10 से 40 के बीच में जितने स्क्वायर नंबर्स हैं, तो ये 16, 25, 36 ये। राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ P यूनियन Q, तो P और Q का यूनियन करते हैं, तो तरतीब से लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सारे दोनों के सारे एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं, जो रिपीट होगा उसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो ये यूनियन हो गया। फाइंड P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, यानी P के अलावा जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना Q के साथ, तो वो आपने सिर्फ मेंशन करने हैं और उसके नंबर देखने हैं आपने। तो P के जो हैं 12, 18, 24, 30, 36, इसके अलावा Q के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके सिर्फ 16 और 25 हैं। तो P के अलावा P का कोई एलिमेंट नहीं लिखना, तो वो दो हैं 16 और 25। 36 इसलिए नहीं लिखा कि वो P के अंदर भी है। यूज़ द सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। अच्छा, पूरे D और पूरे C को यूनियन कर लें और उसमें से B को निकाल दें। वाइट जो है हुआ है, तो निकाल देने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं C यूनियन D इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। C part में in a college student can study French, Spanish and Arabic. A group of 25 students are asked which languages they study. Some of the results shown in the Venn diagram. All students who study both Arabic and Spanish also study French. 7 students study French only. तो French only वाली ये जगह है। 8 students study Arabic. तो Arabic में 4 और 1 यानी 5 स्टूडेंट पहले से ही हैं। तो अब आपने 8 में से 5 निकाल देने हैं, तो ये आपके कितने रह गए 3। तो ये आपने ओनली अरेबिक वाले सेक्शन में लिखना है। ये जो बच गया है इसमें आपने 0 लिखना है, मैं भूल गया हूँ लिखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसका टोटल 25 थे, तो अब आप इन सबको एडअप कर लें, देखें कितने बनते हैं। तो और कोई बच गया तो आप, अच्छा वो मैंने लिख दिया फ्रेंच और स्पेनिश के इंटरसेक्शन में मैंने 3 लिख दिया है। 3 बच गए थे, वो उधर ही आएंगे। 2 of the 25 students are selected at random. Find the probability that they both study Spanish only. तो स्पेनिश ओनली के 5 हैं, तो टोटल 25 है, तो 5 आउट ऑफ 25 इंटू इसी में से दूसरा स्टूडेंट, तो 4 आउट ऑफ 24 हो जाएगा, तो 1 आउट ऑफ 30 बन जाएगा आंसर। 3 of the students selected at random from those who study French. Find the probability that only one of them also studies Arabic. तो अगर एक अरेबिक पढ़ रहा है और दूसरा नहीं पढ़ रहा, तो मैंने उसको A- लिखा, नहीं पढ़ने वाले को, तो तीसरा भी नहीं पढ़ेगा। फिर ये कंडीशन आ सकती है कि एक नहीं पढ़ रहा अरेबिक, दूसरा पढ़ रहा है और तीसरा नहीं पढ़ रहा। फिर तीसरी ऑप्शन है कि एक नहीं पढ़ रहा, फिर दूसरा भी नहीं पढ़ रहा, तीसरा पढ़ रहा है। तो अब इनकी आप प्रोबेबिलिटीज़ आप लिख सकते हैं। तो जो पढ़ रहा है तो 5 आउट ऑफ 25, सॉरी 15, अरेबिक के 15 हैं। तो जो नहीं पढ़ रहा वो बाकी 10 बनते हैं, तो 10 आउट ऑफ 14 हो जाएगा, और तीसरा 9 आउट ऑफ 13। इसी तरह प्लस, तो पहला अगर नहीं पढ़ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 आउट ऑफ 15, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहे वो 10 हैं, इंटू अब जो पढ़ रहे हैं वो 5 आउट ऑफ 14, इंटू नहीं पढ़ रहा तो 9 आउट ऑफ 13। इसी तरह तीसरी कंडीशन में पहला नहीं पढ़ रहा तो 10 आउट ऑफ 15, इंटू दूसरा भी नहीं पढ़ रहा 9 आउट ऑफ 14, इंटू तीसरा पढ़ रहा है तो 5 आउट ऑफ 13। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा आसान है, क्योंकि आप नोट करें कि ये तीनों
जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तकरीबन मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक ही जैसी हैं, तो आप एक ही दफ़ा लिख लें और कोई सी भी एक, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो आपका आंसर फिट आ जाएगा 45/91. Question number 5A. A bag contains X 5 cents coin and Y 10 cent coins. There is a total of 130 coins in the bag. Write down an equation in terms of X and Y for the total number of coins in the bag. अच्छा, तो ये हम क्या करें, इसका x plus y is equal to 130. सिंपल है ये पहला पोर्शन. The total value of the coin in the bag is $8.15. Write down an equation in terms of x and y for the total value of the coin in the bag. तो 5x plus कितने थे 10y इज इक्वल टू, अब $8.15 को आप सेंट्स में लिख लें, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 815 सेंट्स हो गए ये. Solve the two simultaneous equation to find the number of each coin in the bag. Show your working. So x plus y equals 130 और 5x plus 10y is equal to 815. अब ऊपर वाली इक्वेशन x को सेम करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से, तो इसका आपका 5 सेम हो जाएगा. तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई. अब इसके साइन चेंज कर लें नीचे, तो 5x कैंसिल हो जाएगा और इस तरह आपका y निकल आता है 33. कोई सी इक्वेशन पिक करें, उसमें y की जगह 33 लिख दें, तो इस तरह आपका x आ जाएगा. तो x जो है आपका 97 आ गया. तो आप इसको आंसर स्पेस में लिख लें 97 और 33. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी में ये कह रहे हैं मशीन मेक्स 5 cent coins. इट मेक्स 720 coins per minute. द मशीन ऑपरेट्स फॉर 24 hours per day. Calculate the total value in dollars of the coin made by machine in 300 days. Give your answer in standard form. तो आप ऐसा करें कि 24 को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स, तो 1440 मिनट्स आपके पास आ गए. फिर 720 को 1440 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई. इतने कॉइन्स पर डे बन रहे हैं. तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 300 से, क्योंकि 300 की वैल्यू हमने बतानी है, और फिर साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉइन की वैल्यू से, मगर उसको कन्वर्ट कर दें आप डॉलर्स में. तो 100 सेंट का $1 होता है, तो 5 सेंट्स के होंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.05. तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, सारी प्राइसिंग भी आ जाएगी साथ ही. तो आपकी प्राइस निकली है दिस मच. 1.5 मैं मिस कर गया हूँ, लेट मी राइट इट. ये अब इसको कन्वर्ट करना है आपने से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 के बाद 0 लगाएं और 3 SF पे कर दें इसको. यानी 1 जो है पहला SF है, 5 दूसरा SF, उससे अगला 5 तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है. तो चौथे को देखें आप, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले को 1 ज़्यादा करते हैं, तो ये बन जाएगा 1.56 टाइम्स 10 पावर. ये टोटल सारे काउंट कर लें 7 है, तो पावर 7 ये आंसर आ जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ ए 5 cent coin is 21.2 millimeter. Correct to the nearest 0.1 millimeter. The diameter of a 10 cent coin is 17.9 millimeter. Correct to the nearest 0.1 millimeter. Marlon makes a line of 10 5 cent coins and a line of 10 cent coins. Calculate the upper bound of the difference between the lengths of the two lines. तो ये मैं अपने ऑलमोस्ट हर पेपर में ये बताता हूँ कि जब एग्जामिनर कहे ना करेक्ट टू द नियरेस्ट कोई वैल्यू लिखे, उस वैल्यू को हमेशा हाफ कर दिया करें.
तो 0.1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.05। इसका प्लस माइनस हमने यूज़ करना है। अच्छा, दोनों 5 सेंट और 10 सेंट कॉइन्स की जो करेक्ट टू द नियरेस्ट वैल्यू है वो सेम है 0.1 मिलीमीटर। तो दूसरी दफ़ा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा आप बस जेन में रखना है कि 0.05 आपने ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है अपर बाउंड या लोअर बाउंड के लिए। तो फॉर द डिफरेंस ऑफ अपर बाउंड मैक्सिमम वैल्यू एक लेते हैं, उस माइनस करते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम वो आपकी 21.2 है, तो 21.2 में जब आप 0.05 ऐड करेंगे तो ये आपका और वो फिर 10 कॉइन्स हैं, तो 10 इंटू 21.25 और माइनस मिनिमम वैल्यू 17.9 थी, तो 17.9 में से आपने माइनस करना है 0.05 को, तो वो 10 इंटू 17.85 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 34 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में रिफ्लेक्ट ट्रायंगल है इन द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 ये लाइन है। अब इसमें ट्रायंगल ए का हर वर्टेक्स जितना भी डिस्टेंस है उसका वो स्क्वायर्स आप काउंट कर लें रेड लाइन तक, और उतना ही उससे आगे मूव कर लें, ये आसान है। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया और इसको लेबल कर दें बी। बी पार्ट में कह रहे ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल डी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रायंगल ए इज फर्स्ट मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल सी बाय ट्रांसफॉर्मेशन वाई। ट्रायंगल सी इज देन मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल डी बाय ट्रांसलेशन 6-1। अच्छा, अब वाई ट्रांसफॉर्मेशन उसने हमें नहीं बताई, तो बड़ा सिंपल है ये कि हम डी की ट्रांसलेशन हुई हुई है ना, तो वो ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 6-1, यानी ट्रायंगल सी कहीं बना हुआ था, उसके हर वर्टेक्स को हमने 6 यूनिट टू द राइट मूव करना था और 1 यूनिट डाउन, तो डी पे हम आ गए थे हर वर्टेक्स को, तीनों वर्टेक्स को। तो अब इससे वापस जाते हैं तो आप -6 -1 कर लें, यानी जो भी साइन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उसके अपोजिट करना है आपने। तो -6 -1 डी के हर वर्टेक्स को मूव करें, तो -6 का मतलब एक्स एक्सिस में लेफ़्ट साइड पे आपने 6 यूनिट जाना है। हर वर्टेक्स से स्टार्ट करें, तो ये मैं बहुत लाइट वो डॉट्स डाल रहा हूँ, तो ये -6 और -1 ये मैंने रेड डॉट बना दिए टॉप वर्टेक्स को डी के। इसी तरह दूसरे को आप ले लें उसके, तो ये आ गया आपका दूसरा। फिर तीसरे वर्टेक्स को ले लें तो ये आ गया। तो ये आपका ट्रायंगल है जो कि सी है। यहाँ से डी पे आए थे आप 6-1 पे ट्रांसलेशन वेक्टर पे। अब इसको और ए को कंपेयर करें तो ये हमने डिस्क्राइब करना है कि क्या होया हुआ है, ए जो है सी पे क्या कर रहा है। तो आप ए को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके लाएं सी के ऊपर, तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो अब आपको इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बस बताना है, ढूंढना है। तो आप इसका कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन करें, ये जैसे इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें जो कि ऑलरेडी किस्मत से बना हुआ है एक्स एक्सेस। फिर दूसरे दो कोई कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन करें, जैसे मैं तो रूलर से बना रहा हूँ, आपने कंपास खोल के ना मोर देन हाफ जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, आपने दोनों तरफ आर्क लगानी है और उन आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। जहाँ ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया 0 0। अब आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्रायंगल ए हैज़ बीन मैप्ड ऑन टू सी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन अबाउट 0 0। ये इसकी फुल डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये उसने डायग्राम दिया हुआ है और वो कह रहा है कि
बी सी डी कैलकुलेट करें। ये एंगल मैंने ब्लू से मार्क किया है, तो आप बी डी को पहले ज्वाइन कर लें। अब ये ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आप बी डी लेंथ मालूम करें। $18.186.07। अब ये बी सी डी ट्रायंगल जो है, ये इसके तीनों लेंथ्स दिए हैं, तो अब आपने कोसाइन रूल यूज़ करना है। कैपिटल लेटर के अपोजिट स्मॉल लेटर सी उसकी लेंथ है। कैपिटल एंगल बी एंगल होता है और उसके बिल्कुल अपोजिट 165 और स्मॉल बी उसकी लेंथ डिनोट करेगा। कैपिटल लेटर डी एंगल है इस ट्रायंगल में, इसके बिल्कुल अपोजिट 107 है जो इसकी स्मॉल डी लेंथ डिनोट करेगा। तो स्मॉल सी से शुरू करते हैं। स्मॉल सी का स्क्वायर इक्वल्स, अब बी और डी रह गया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2BD कॉस ऑफ एंगल सी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। स्मॉल सी का मतलब 186.07, इसका स्क्वायर करें इक्वल्स स्मॉल बी का मतलब है 165 का स्क्वायर और स्मॉल डी का मतलब है 107 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 165 इंटू 107 कॉस ऑफ बी सी डी। अब इनके कैलकुलेटर से वैल्यूज़ पहले लिख लें। अब कॉस ऑफ बी सी डी को सब्जेक्ट करना है तो ये सारे का सारे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और 34622 राइट साइड पे चला जाएगा। अब 35310 डिवाइड होगा इससे और ये वैल्यू आपके पास 0.144। तो कॉस इनवर्स इसका ले लें आप, तो एंगल आ जाएगा आपके पास बी सी डी। बी पार्ट में कह रहा है अ लाइट इज अटैच्ड टू द सीलिंग वर्टिकली अबव बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम सी इज 8.2 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए। तो पहले ये इसका बी का बना लेते हैं। तो बी सी 107 है, ये वो सीलिंग पे बी के ऊपर वर्टिकल लाइन बनाई, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि गिवन है 8.2। तो ये बी के ऊपर जो लाइन जा रही है वर्टिकल, ये हम कैलकुलेट करते हैं tan यूज़ करके, इसका नाम h रख लें। तो tan 8.2 इक्वल्स h/107, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आप दूसरा ट्रायंगल बनाएं ताकि आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कर सकें। तो ये आपका ए बी है, ए बी आपके पास लेंथ दी हुई है 95। एंगल ये बी के ऊपर हाइट अभी आपने कैलकुलेट किया हो, यहाँ लिख लें, एंगल थीटा कर लें, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो tan थीटा यूज़ होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया 9.21। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स देना चाह रहा है, तो केयरफुली कोई गलती के बगैर 6v माइनस वी 5v हो जाएगा और प्लस 3w माइनस 5w तो माइनस 2w हो जाएगा। ये आंसर है। और b में 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 10, ये तो हर बच्चा कर लेता है। c में ए के ऊपर कुछ नहीं है, दोनों एज पे फिर a2 है, तो बेस सेम मल्टीप्लाई कर रही हैं, आपस में पावर ऐड हो जाएंगी, तो जब कुछ ना लिखा तो पावर 1 होती है। तो 1 2 और 2 4, a पावर 4 इसका डायरेक्ट आंसर है। बी पार्ट में b पावर 3 डिवाइड b पावर 5, तो जब बेस सेम और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 3 माइनस 5 कर लें तो b पावर माइनस 2 है, तो इसको 1 ओवर b पावर 2 कर लें पॉजिटिव। डी पार्ट में r इज इक्वल टू 4p माइनस 3t है, p और t की वैल्यूज़ हैं वो उसमें पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लें, तो r की 43 वैल्यू आ गई। फिर कह रहे रीअरेंज द फार्मूला टू मेकअप p द सब्जेक्ट। तो फार्मूला लिखें और पहले -3 को भेजें इज इक्वल टू के उस तरह प्लस हो जाएगा, फिर 4p आ गया तो 4 डिवाइड करेंगे, फिर p सब्जेक्ट हो गया।
ई पार्ट में सॉल्व 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वर्किंग शो करनी है और आंसर को 3SF पे लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। इनमें आप वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेटर है, आराम से उसको सॉल्व करें केयरफुली। एक प्लस के साथ आप कर लें और एक माइनस के साथ। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.836, उधर से -14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर का और सरफेस एरिया स्फीयर का दिया हुआ है। Diagram shows a wooden ball. It is made in the shape of a large hemisphere with a small hemisphere removed from the center. Diameter of the large hemisphere is 20 centimeter and width of the rim of the ball is 2 centimeter. Show that the total surface area of the ball is 364 pi centimeter square. तो ये इसका डायमीटर है, तो रेडियस इसका 10 हो जाएगा। अब आप करें सरफेस एरिया और ग्रे पोर्शन, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल है और स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल है। तो पाई 10 स्क्वायर माइनस पाई ये 10 माइनस 2 8, वो जो से 2 दिया हुआ है ग्रे में वो आपने 10 में से माइनस करना है। तो अब इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करें, 100 हो गया, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 100 माइनस 64 जो होगा वो 36, तो ये 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सरफेस एरिया ऑफ आउटसाइड रीजन ऑफ लार्ज हेमिस्फीयर, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो डिवाइड बाई 2 कर लें। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का है ना सरफेस एरिया, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हाफ स्फीयर ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अब आप उसका रेडियस 10 था वो लिख के, तो ये 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड रीजन ऑफ स्मॉल हेमिस्फीयर, वो भी हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर ही यूज़ होगा, सिर्फ रेडियस आपने 8 डालना है इसमें। तो 64 इंटू 2 128 पाई, इन सबको ऐड कर लें तो 364 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये शो हो गया, ये लिखा हुआ है उसने कि शो दैट द टोटल सरफेस एरिया इज दिस। बी पार्ट में द बॉल इज मेड फ्रॉम वुड, mass ऑफ 1 cubic centimeter of the wood is 0.74 grams. Calculate the mass of the ball. तो इसमें आप करें वॉल्यूम ऑफ लार्ज हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम का फार्मूला है स्फीयर का, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2/3 पाई रेडियस डाला और उसका 2/3 पाई 8 क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1022.06 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.74 ग्राम्स के जितना है, तो 1022.06 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम्स का होगा, ये रेशो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो 1/0.74 इक्वल्स 1022.06 ओवर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकालें तो ये आपके पास 3SF पे 756 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ गया आंसर। Another ball is mathematically similar to the first ball and is made from the same type of wood. The total surface area of the second ball is 546 pi centimeter square. Calculate the mass of second ball. तो A1 over A2 equals L1 over L2 का होल स्क्वायर होता है सिमिलर फिगर्स में एरियाज़ का। तो वॉल्यूम होता है V1 over V2 equals L1 over L2 का होल क्यूब। तो आप यहाँ से L1 over L2 को सब्जेक्ट करें तो A1 over A2 जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा।
अब ये आपने उस वॉल्यूम वाले में प्लेस कर देना है, L1/L2 की जगह A1/A2 स्क्वायर रूट ये लिख देना है। अब V1 756 कर लें और V2 को फाइंड आउट कर लें। तो ये A1 आपका 364 एरिया था पाए और A2 आपका 546 उसने दिया हुआ है इसका क्यूब। तो अब ये इस साइड पे क्यूब वाली साइड पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो V2 को सब्जेक्ट करें तो 756 डिवाइड बाई दिस, तो ये आपका 1388.86 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फिगर दिया हुआ है और एंगल्स दिए हुए हैं। वो कहता है शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। तो पहला ये 90 डिग्री बनाए क्योंकि सेमी सर्कल में AC डायमीटर उसे बताया हुआ, तो सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो AC इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ABC में AC लाइन जो है वो कॉमन है। फिर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसका रीज़न ये लिखें कि एंगल एट सर्कमफ्रेंस मेक्स 90 डिग्री इन सेमी सर्कल। फिर तीसरा रीज़न है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये गिवन है। तो फिर इसका देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और मेन इसका एक आपने लेंथ बताई है, दो एंगल, सो आप एंगल साइड लिखते हैं AAS। एक्सप्लेन वाई ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। तो इसका रीज़न ये है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल से, और देयरफॉर AD इज़ पैरेलल टू BC। ये हमेशा अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल बनता है उसमें अल्टरनेट एंगल होते हैं, वरना नहीं अल्टरनेट बनते अगर लाइंस पैरेलल नहीं है। तो जब AD और BC पैरेलल हो गए तो सेम लेंथ के भी हो जाएंगे। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। पार्ट B, कैलकुलेट द शेडेड एरिया। तो इसमें आप ये देखें उसे 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये बेस एंगल सेम होंगे, आइसोसेलेस बनता है। तो अब EFGH ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 116 F पे 116 डिग्री, इसके अपोजिट 30 और X यानी 30 प्लस X। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लें, मतलब तीनों को, 116 प्लस 30 प्लस X इज इक्वल टू 180। यहाँ से X की वैल्यू निकल आएगी 34। तो ये वहाँ पे बेस एंगल्स भी लिख लें। अब इन दोनों को प्लस करें तो HOG यानी O पे एंगल आ जाएगा 112। अब सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करें OHG ये, तो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 112 है ओवर 360 इंटू पाई इंटू रेडियस 6 है इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है 35.18। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG कैलकुलेट करें, तो 1/2 इंटू साइड इंटू साइन ऑफ थीटा, तो साइडें हैं 6 इंटू 6 और साइन थीटा 112 बनता है, तो ये 16.68 होगा। अब एरिया शेडेड रीजन बनेगा 35.18 माइनस 16.68, 18.49। ये आपका फाइनल आंसर है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फ़ोन नंबर है, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री।